नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के टूरिज़्म इंडस्ट्री को लेकर। दरअसल हर राज्य की तरक्की के लिए एक उद्योग की ज़रूरत होती है और मध्य प्रदेश में पहले तो वन्य प्राणी उद्योग हुआ करता था। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अभ्यारण्य काफ़ी संख्या में थे और उसके साथ साथ चीते भी आ गए हैं, तो ये भी एक तरह का टूरिज़्म है। उससे पूरे चंबल बेल्ट को बड़ा फ़ायदा हुआ है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पूरी समग्रता में, पूरे मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश में 2023 में देश और दुनिया के लगभग 11 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 1,83,000 उसमें विदेशी पर्यटक भी मध्य प्रदेश आए हैं। उज्जैन की हम बात करें, उज्जैन ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। लगभग 5.25 करोड़ से ऊपर महाकाल के भक्त और ऐतिहासिक चीज़ों को, पौराणिक चीज़ों को जानने के लिए जिनकी जिज्ञासा है, उन लोगों ने उज्जैन का भ्रमण किया और उनकी संख्या है 5,28,00,000। मैहर की हम बात करें तो ये भी धार्मिक स्थल है, यहाँ भी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और उसके आसपास का जो इलाका है वो भी मालवा क्षेत्र घूमने लायक है। चित्रकूट, ओंकारेश्वर भी टॉप 5 में शामिल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो टॉप 5 है मध्य प्रदेश के, उसमें अकेला इंदौर छोड़ दें जो धार्मिक स्थल नहीं है, उसको अगर हटा दें तो 4 धार्मिक स्थल ऐसे हैं, उज्जैन, मैहर, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, जो टॉप 5 में आते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रदेश के लगभग 10 पर्यटक स्थल जो धार्मिक रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं, उसमें उज्जैन सबसे ऊपर चल रहा है। मैहर, चित्रकूट, ओंकारेश्वर और सलकनपुर भी एक नया केंद्र बन रहा है। वहाँ शक्तिपीठ है, जिसे कहते हैं कि वो जो मामला है होशंगाबाद के पास होने की वजह से सलकनपुर का भी महत्व पहले से ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि नर्मदा मैया तो वहाँ हैं, लेकिन वहाँ देवी जो सलकनपुर वाली माई है उनका भी स्थान है। ओरछा राम राजा का, भगवान राम का स्थान है, वहाँ भी श्रद्धालु आ रहे हैं। और देवास में भी जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ भी नैनो माता का मंदिर है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर जो धर्म के मामले थे, जिनसे मुक्ति मिलती थी, जिनसे भक्ति मिलती थी, अब वो एक तरह से मध्य प्रदेश की आर्थिक नीति को भी मजबूत कर रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे टेलीफोन लाइन पर मध्य प्रदेश टूरिज्म के एमडी शिव शेखर शुक्ला जी। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी। स्काइप पर जुड़ गए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी। और टेलीफोन लाइन पर एक और साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, रमेश सिंह जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गांव देहात से ताल्लुक़ रखते हैं। नर्मदा जो एक यात्रा की जो तैयारी है, नर्मदा पथ गमन की जो बात हो रही है, राम पथ गमन की बात हो रही है, इस पर भी हम रमेश सिंह जी से बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम करना चाहते हैं मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के प्रबंध संचालक श्री शिव शेखर शुक्ला जी से। शुक्ला जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। दरअसल मध्य प्रदेश में बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा हो रही थी कि कब ये जो टूरिज्म का सर्किट है, हम अगर आगरा की बात करें तो आगरा से ग्वालियर आते हैं, झांसी होते हुए ओरछा पहुंचते थे, फिर वहाँ से खजुराहो की बात करें तो खजुराहो एक बड़ा डेस्टिनेशन था जो पर्यटक आते थे, देशी और विदेशी। लेकिन अब इन सबको बीट करके मध्य प्रदेश में टूरिज़्म ने काफ़ी काम किया। उज्जैन में बाकी जो इस रास्ते में जो रेस्टोरेंट है उस पर भी बहुत, मध्य प्रदेश के टूरिज़्म के जो रेस्टोरेंट उनकी बहुत चर्चा होती है, क्वालिटी को लेकर, उनकी सर्विस को लेकर। आपकी राय, मध्य प्रदेश में टूरिज़्म के मामले में एमपी टूरिज़्म का क्या योगदान है, और आपकी कोई भविष्य की योजना है तो वो भी हमसे ज़रूर शेयर करें। जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध प्रदेश है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आकर्षण हैं और पूरे प्रदेश में हर कोने में ये विभिन्न प्रकार के आकर्षण पर्यटकों को सालों से आकर्षित करते रहे हैं। और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम और अब मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड सभी मिलकर के लगातार ये प्रयास करते रहे हैं कि आने वाले अपने पर्यटकों के लिए हम क्या नई नई सुविधाएं जुटाएं, क्या नए नए प्रकार के आकर्षण उनके लिए हम क्रिएट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत करें, कैसे हम ज़्यादा जन सुविधाएं जुटाएं उनके लिए। तो जो सालों के प्रयास हैं वो अब परिलक्षित हो रहा है, उनका फल दिख रहा है। जैसे 2023 के आंकड़े यदि आप बता रहे थे, अभी तक के सर्वाधिक पर्यटकों ने आमद दी है मध्य प्रदेश में 2023 में आज तक का रिकॉर्ड है। 24 के आंकड़े तो भी आएंगे भविष्य में। तो
11 करोड़ के ऊपर, 11 करोड़ 21 लाख के ऊपर पर्यटकों ने यहाँ पर आमद की है। और उसमें भी जो हाल ही में इंटरवेंशन किए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे महाकाल महालोक की संरचना निर्माण हुई, वहाँ पे अधोसंरचना और बेहतर सुविधाएं विकसित हुई, विभिन्न प्रकार के अनुभव पर्यटकों के लिए, खासतौर से आगामी पीढ़ी के लिए वहाँ पे क्रिएट किए गए, जिससे हमारे बहुत वैभवशाली अतीत, इतिहास और हमारे जो वैदिक सभ्यता है उसके बारे में और बाबा महाकाल के बारे में बहुत सुलझपूर्ण तरीके से आने वाले युवा पर्यटकों को भी उसके बारे में बताया जा सके, उन्हें उनके लिए प्रेरित किया जा सके। इन सब का जो प्रयास का फल हुआ वो ये हुआ कि वहाँ पर 5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक 2023 में पधारे जी। और इसी प्रकार से अन्य जो हमारे सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के केंद्र हैं, उनमें भी मध्य प्रदेश सरकार बहुत बृहद रूप से कार्य कर रही है। 25 से ज्यादा ऐसे लोक हम निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो चित्रकूट का विकास हो, ओरछा का विकास हो, जानापाव में परशुराम जी की जन्मस्थली का विकास हो, सागर में संत रविदास जी के स्मारक का निर्माण हो, जबलपुर में रानी दुर्गावती के स्मारक का निर्माण हो। हर जगह पे बृहद स्तर पर कार्रवाई हो रही है, कार्य कर रहे हैं और यह प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले पर्यटकों को हमारे देश के अतीत के बारे में और जो वैभवशाली अतीत रहा है उसके बारे में हम कैसे उनको अवगत करा सकें। साथ ही यहाँ पे जो पुराने हमेशा से आकर्षण के केंद्र रहे हैं, जैसे यहाँ के वन्य जीव, यहाँ के नेशनल पार्क और यहाँ की जो धरोहरें हैं, उनमें भी काफी सुविधाओं का विकास किया गया है। मुझे बड़ी खुशी है सभी दर्शकों से शेयर करते हुए कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे यूनेस्को की सबसे अधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। इन धरोहरों को ना हमने संजोया है, संवारा है, बल्कि उन्हें संरक्षित करके यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट और परमानेंट लिस्ट में जुड़वाया है। 14 साइट्स मध्य प्रदेश में हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में हैं और ये प्रयास हमारा अभी भी निरंतर जारी है और हम आने वाले समय में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थान जो हमारे धरोहर हैं, पुरातत्व से हमारे बड़े जिनको बहुत सहेजा गया है, उन सभी को हम यूनेस्को की लिस्ट में डाल रहे हैं। इसका परिणाम ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के मंच पर मध्य प्रदेश की एक बड़ी आमद हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर मध्य प्रदेश पर्यटन एक गहरे हस्ताक्षर के रूप में अंकित हो रहा है। और आने वाले समय में आप पाएंगे कि बृहद रूप से जो कार्य हो रहा है उनके कितने सुखद परिणाम आएंगे। हर आयु वर्ग के लोग, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, नौजवान हों या वृद्ध हों, सभी के लिए कुछ ना कुछ आकर्षण इस प्रदेश में है। अगर आप एडवेंचर में रुचि रखते हैं तो मध्य प्रदेश आपके लिए उचित स्थान है। यदि आप हिस्ट्री बफ है, आपको बहुत पुरातत्वीय चीजों के बारे में आपको अभिलाषा है जानने की, तो मध्य प्रदेश आपके लिए उचित स्थान है। इवन जियोलॉजिकल वंडर्स जैसे हमारे भेड़ाघाट की मार्बल रॉक, ये पूरे दुनिया में यूनिक प्रपोजिशन है। इन सब में हम ऐसी सुविधाएं विकसित कर रहे हैं, ऐसे म्यूजियम की श्रृंखला बना रहे हैं, बहुत ही आकर्षक और रुचिकर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से, ऑडियो गाइड्स के माध्यम से हमारे यहाँ के इतिहास और वैभव को हम आने वाले पर्यटकों को अच्छे तरीके से उनके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो शुक्ला जी, बहुत छोटे छोटे से 2-3 सवाल हैं और अगर हमारे साथ जो हमारे पत्रकार साथी जुड़े वो भी पूछ सकते हैं। मेरा ये मानना था इसमें कि भोपाल की बड़ी झील भी रामसर साइट में बहुत कई वर्षों से चुनी गई है, इसके संरक्षण पर भी सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन टूरिज्म भी इस पर काम कर सकता है। एक तो ये सवाल था। दूसरा, जहाँ तक बात है, अमरकंटक भी जो नर्मदा जी का उद्गम स्थल है वो भी एक पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है, ये भी खास बात है। हनवंतिया जो नर्मदा जी के भीतर एक टापू वाला जो इलाका है जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काफ़ी काम किया था। महेश्वर की हम बात करें तो ऐसे मुझे लगता है कि गिनती करने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। भीमबेटका की बात करें, सांची की बात करें, नर्मदा जी के पास मड़ई तवा का जो क्षेत्र है उसकी बात करें, जो बहुत ही परंपरागत हमारे यहाँ पचमढ़ी खजुराहो का हमने जिक्र कर ही लिया है। तो ये सब चीज़ें भी खासतौर से भोपाल की बड़ी झील को लेकर भी टूरिज्म एक बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि वो देश में एक कहावत है कि झील तो सब है लेकिन भोपाल से बड़ी झील शायद कहीं और देश में है, इसकी चर्चा कम होती है। आपकी अगर इसमें कोई राय हो तो जरूर बताएं। देखिए, जैसे आपने बहुत सारे नाम लिए जी, तो मध्य प्रदेश इसीलिए कहा जाता है पर्यटन की दृष्टि से सबसे समृद्धशाली प्रदेशों में से एक है। हर एक जिले में, यहाँ पे 54 जिले हैं, जितने सारे स्थान हैं, इतने सारे आकर्षण हैं यहाँ पर कि आपको शायद एक जीवन
कम पड़ गया है। हमारी अभी जो लास्ट हमने टीवी कमर्शियल रिलीज की उसकी थीम ही यही थी कि एक जीवन काल भी कम पड़ता है मध्य प्रदेश के सभी स्थानों को देखने के लिए और उसका रसास्वादन करने के लिए। बिल्कुल। तो जैसे आपने नाम लिया भोपाल की बड़ी झील का, भोपाल अपने आप में एक नैसर्गिक सुंदरता से भरा हुआ शहर है। जो यहाँ पर आता है वही इस बात को रियलाइज करता है कि भोपाल कितना सुंदर और कितना सुगम शहर है। जो दिल्ली से आते हैं वो लोग तो विस्मित हो जाते हैं देखकर के यहाँ की सुंदरता। बिल्कुल, मुंबई से आने वाले लोग तो कहते हैं कि बारिश में अगर आते हैं भोपाल तो ये बिल्कुल स्वर्ग लगता है। पहाड़ों का शहर है, बारिश होती तो झरने बहते हैं, एकदम हरियाली छा जाती है। तो इसमें कोई शक नहीं, आपकी जो राय है उससे हम सब लोग भी सहमत और हमारी बहुत सारी बातों से आप सहमत हैं। अगर आपके पास वक्त हो तो आप चर्चा में बने रहिए हमारे साथ। योगीराज योगेश हैं, गाँव देहात के जुड़े हुए। रमेश सिंह जी भी अगर वो कुछ बात कहें शायद टूरिज्म के लिए फ़ायदेमंद हो, तो हमें लगता है कि चर्चा। मैं आग्रह करूंगा यदि मुझसे संबंधित किसी और हमारे साथियों के प्रश्न तो मुझसे भी कर लें, क्योंकि शायद मुझे कहीं जाना होगा। चलिए, मैं हमारे साथ योगीराज योगेश जी हैं, तत्काल वो आपसे बात करें। जी योगीराज जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि इतना बढ़िया काम मध्य प्रदेश में पर्यटन ने किया है और देश के नक्शे पटल पर मध्य प्रदेश अव्वल श्रेणी में आज खड़ा हुआ है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सवाल हमेशा से मध्य प्रदेश में रहा है, जब विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं तो वो अपने आप को बड़ा अनसिक्योर्ड फील करते हैं। तो ये एक बड़ा, इससे हमारी इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ी सी इमेज नेगेटिव बनती है। मध्य प्रदेश में तो चूँकि महाकाल लोक है और धार्मिक पर्यटन में तो लोगों की दिलचस्पी शुरू से रहती ही है, लेकिन जो आप टूरिस्ट बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, सो बहुत बड़ा योगदान इंटरनेशनल टूरिस्ट का है और वो अपनी सुरक्षा को लेकर बड़े थोड़े से फिक्रमंद रहते हैं। तो मेरा एक छोटा सा विनम्र सवाल ये था, आप इस पर क्या कहेंगे? शशि शेखर जी, आपकी तरफ से तो नहीं, लेकिन मैं एक बात बोलूं, योगराज जी का सवाल तो सही है, लेकिन लगता है गलत जगह पर कर दिया गया, क्योंकि टूरिज्म का मामला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो जिस लेवल के आप IAS ऑफिसर है सीनियर, तो जरूर जवाब दूंगा। जी, होम सेक्रेटरी या DG से बात कर सकते हैं। जी नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा और ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं तो आपको बधाई देता हूँ ऐसा अच्छा प्रश्न करने के लिए। जी, देखिए, कोई भी पर्यटन के लिए जब निकलता है, हम अपने से ही देखें, हम अपने परिवार को कहीं लेके जाते हैं या स्वयं जाते हैं, या हमारे परिवार के बच्चे महिलाएं कोई भी जाती हैं, अकेले भी जाती हैं, अपने ग्रुप में जाती हैं, तो हमारी सबसे बड़ी चिंता होती है उनकी सुरक्षा की। ये बड़ी नेचुरल सी बात है और विदेशी पर्यटकों को तो खासतौर से चिंता रहती है। परंतु दो चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि कभी कोई एक स्ट्रे इंसिडेंट कहीं पूरे देश में, प्रदेश में कहीं हो जाती है, तो कई बार हमारे मीडिया के साथी या किसी भी प्रकार से उस बात को इतना ज्यादा प्रकाशित कर दिया जाता है अतिरेक में कि ऐसा लगता है कि सभी दूर एकदम लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है, जो कि सत्यता नहीं है। और देखिए, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है, ये एक ऐसी चीज है, ये केवल किसी प्रदेश या किसी देश में बहुत अच्छी हो और बिल्कुल इम्पेकेबल हो, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े देशों में, विकसित देशों में भी घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, परंतु उसको सहजता से लिया जाता है, उसके पीछे कार्रवाई भी होती है, संवेदनशीलता भी रहती है, परंतु उसे आउट ऑफ साइज, आउट ऑफ प्रपोर्शन उसको ब्लो अप नहीं किया जाता। एक चीज तो मैं पहले ये कहना चाहूंगा। तो हमारी जो इमेज बिल्डिंग देश की हुई है, अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ कमियों की, हमारे ही लोगों की कुछ कमियों के कारण ऐसी इमेज बनी है जो कि नहीं बननी चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं भी दुनिया में बहुत सारे देशों में गया हूँ और मैं आपको दावे के साथ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारा देश वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्रीज में से एक है। और बड़े बड़े विकसित देशों में मैंने देखा है सुरक्षा की भावना, और हमारे प्रदेश तो शांति का टापू कहा जाता है। ये एक बात मैंने कही। दूसरी बात, टूरिज्म को लेकर के आपने जो बात उठाई है, बहुत ही माकूल प्रश्न है, फिर भी हमें बहुत सतर्क रहना है और हमें काम करना है। तो मुझे आपसे शेयर करते हुए बड़ी खुशी है कि मध्य प्रदेश पूरे देश में अकेला एक राज्य है जिसने एक ऐसी महत्वाकांक्षा योजना भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर चला रखी है, जिसका नाम है सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर विमेन, यानी महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल। और 50 पर्यटन स्थल पूरे प्रदेश में हमने चयनित किए हैं जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। वहां पर इतनी व्यापक स्तर पे काम हो रहा है, लगभग 40,000 वहां की महिलाओं, बच्चियों को, आसपास के स्टेक होल्डर्स को आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है, सेल्फ डिफेंस की, 40,000 बच्चियों। और ऐसे ही 10,000 बच्चियों और महिलाओं को पूरे प्रदेश में इन 50 डेस्टिनेशंस में
स्किल्स दिए जा रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म से रिलेटेड उनको जॉब रोल में स्किल्स दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। बिल्कुल। और वो क्यों दी जा रही है? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो जो फ्रंट लाइन वाले जॉब रोल्स होते हैं उनमें महिलाएं अगर आएंगी, तो महिलाएं अगर ट्रेवल करेंगी सोलो या ग्रुप में, तो वो सुरक्षित महसूस करेंगे उनकी कंपनी में। तो बिल्कुल। आप पाएंगे मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जिप्सी ड्राइवर, नौका कराने वाले नाविक, गाइड, होटल में काम करने वाले, फ्रंट डेस्क वाले, बहुत सारे जॉब रोल्स में महिलाओं की बहुतायत से उनको इसमें जोड़ा गया है। तो एक तरफ तो उनके परिवार की आमदनी बिल्कुल। का स्तर भी बढ़ा है, तो इंक्लूसिव टूरिज्म का एक पक्ष ये आता है, और दूसरा शुक्ला जी, सुरक्षा की भावना भी बलवती मेरा होती इसमें है। एक चीज़ और मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, और छोटे छोटे से 2 सवाल हमारे और आपसे साथी कर लेंगे, एक एक सवाल का आप चाहें तो उत्तर दे दें। इस पूरे मामले में जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी बड़ी भूमिका है। अगर वो अपने टूरिस्ट से अच्छे से व्यवहार करेंगे, ठीक ठाक रखेंगे, प्रदेश को साफ सुथरा रखेंगे। मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा कि कुछ लोग भूटान गए थे भोपाल के, उनका कहना था कि उन लोगों ने वहाँ जब गंदगी की तो लोकल जो लोग थे वहाँ के रहने वाले स्थानीय, वो कचरे को उठाकर डस्टबिन में डालते थे और उनसे बड़ा हम्बली व्यवहार करते थे। तो स्थानीय लोगों की भूमिका भी इसमें बहुत रहेगी। सरकार और मीडिया तो अपनी जगह है, लेकिन आम लोग जो हैं, खासतौर से टैक्सी वाले और जो ऑटो वाले हैं और जो व्यापारी हैं, उनका व्यवहार भी इसमें मदद करेगा। देवदत्त जी हैं हमारे साथ। देवदत्त जी, कुछ पूछेंगे आप शुक्ला जी से? हाँ जी। जी। शुक्ला जी, जिस तरह से टूरिज्म के प्रति आकर्षण बढ़ा है, तो मध्यम और गरीब परिवार भी जाने के लिए उत्सुक है, उनके घरों में भी चर्चा है। लेकिन कई बार बड़े-बड़े महँगे होटल टूरिज्म के होते हैं। तो जिस तरह से आपने होम स्टे गाँव में शुरू किया है, कि गाँव के लोगों को होम स्टे के लिए व्यवस्था, वहीं का जो परिवहन व्यवस्था, ऐसे बड़े शहरों में भी क्या होम स्टे की व्यवस्था कर सकते हैं? जी हाँ, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्रामीण पर्यटन के तहत हम ग्रामीण क्षेत्र में हमारे ग्रामीण भाइयों के साथ में उन्हीं के घरों में 2-2, 3-3, 4-4 कमरे बहुत अच्छे स्तर के, जहाँ पर कोई भी आगंतुक आके रुक सके और ग्रामीण परिवेश का और वहाँ के लाइफस्टाइल का, वहाँ के कल्चर का और वहाँ के खान पान का आनंद ले सकें। उसी प्रकार शहरों में भी बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत ये सुविधाएं हमने विकसित करी हैं, और मुझे आपसे ये भी शेयर करते हुए खुशी है कि ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है इनकी संख्या। 400 से ऊपर होम स्टे शहरी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में अब कार्यरत हैं आज की तारीख में, जिनको हमने सर्टिफाई किया है। और जैसे उज्जैन की अगर उदाहरण लें, क्योंकि वहाँ पे एकदम से रश हुआ और बहुत से टूरिस्ट बड़ी संख्या में आने लगे, होटल्स ओवरनाइट वैसे खुल नहीं सकते थे, तो हमने एक मुहिम चलाई और 150 से ऊपर होम स्टेज वहाँ पे 6 महीने के अंदर खुल गए। लोगों ने अपने घरों में 2-2 कमरे, 3-3 कमरों को सुसज्जित किया और एक मानक स्टैंडर्ड के अनुसार हमने सर्टिफाई किया, और वहाँ पे बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से लोग जाकर रह रहे हैं। घर जैसा खाना मिल रहा है, घर जैसा आतिथ्य सरकार मिल रहा है। तो ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कम इनकम के लोगों के लिए भी, प्लस ऐसे लोग जो ऐसे परिवारों के साथ रहना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, या ग्रामीण परिवेश में जाकर ग्रामीण परिवेश का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए, सबके लिए इस प्रकार का समावेशी पर्यटन और सस्टेनेबल पर्यटन का एक नया हमने एक वर्टिकल शुरू किया है, जिसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। शुक्ला जी, एक सवाल हमारे रमेश जी आपसे पूछना चाहेंगे। वो गांव देहात से ताल्लुक रखते हैं और नर्मदा किनारे वो रहते हैं, तो एक मड हाउस का भी सिस्टम, एक चलन चलता है बड़े शहरों में या टूरिज्म के जो प्लेस होते हैं। क्या कोई मड हाउस को लेकर रमेश सिंह जी आपका कोई सवाल है शुक्ला जी से? नहीं, मेरा ये सवाल है, मड हाउस आज के दौर में तो ये चीजें गांव में लुप्त हो गई, लेकिन पुराने जमाने में मड हाउस बहुत ज्यादा प्रचलित थे और बड़ा अच्छा इकोसिस्टम बनाते थे। गर्मी और ठंड से बचाव के लिए मड हाउस की एक जो संकल्पना थी, जो भारतीय समाज व्यवस्था का अभिन्न अंग थी। तो जो शहरों में और जो धार्मिक पर्यटन स्थल है, अगर इसमें मड हाउस का प्रचलन बढ़ाया जाए, तो ये जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, भारत के जो हमारा समाज है, जो आज से 40-50 साल पहले जिसका प्रचलन था, वो संस्कृति पुनर्जीवित होगी और इससे आए मतलब इसका जो शहर के लोग हैं, ऊंचे दर्जे के लोग हैं, वो उसको बहुत पसंद करते हैं। तो क्या आप इस किस्म की परंपरा को प्रचलित करेंगे? जी हाँ, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया कि मध्य प्रदेश टूरिज्म में एक रूरल टूरिज्म और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का एक वर्टिकल क्रिएट किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो हम आवास बना रहे हैं लोगों के पर्यटकों के लिए, उनकी ग्रामीण जनों की सहायता से उनके द्वारा ही बनाया जा रहा है।
वहाँ पे वहीं का मटेरियल, वहीं की टेक्नोलॉजी, वहीं के विशिष्ट प्रकार के घर जैसे बनते हैं। जैसे बुंदेलखंड में आप जाएं गांव में, तो जैसे बुंदेलखंड में घर बनते हैं, आपको हमारे जो वहाँ पे गांव में बन रहे हैं वो बिल्कुल उसी शैली में बन रहे हैं। जी और उसमें मड हाउसेस भी हैं, लोकल मटेरियल के हाउसेस भी हैं, और जितना ऐसा संभव हो रहा है कि वो इस प्रकार से डिजाइन किए जा रहे हैं जहाँ पे ना एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़े, गर्मियों में वो ठंडे रहें, सर्दियों में वो गर्म रहें। यद्यपि वो अंदर से साफ सुथरे, उनके जो वॉशरूम्स हैं, बाथरूम है, वो जरूर टाइल्स वाले हों ताकि साफ सुथरे हों, बहता हुआ पानी हमेशा मिले, मतलब फ्लोइंग वाटर नल में रहे। परंतु घरों का प्रकार, घरों का कंस्ट्रक्शन का डिजाइन और मटेरियल, ये बिल्कुल वर्नाकुलर यानी लोकल मटेरियल के आधार पर बनाए जा रहे हैं। शुक्ला और जी। इतने सुंदर घर बन रहे हैं जी कि अगर आप एक बार देखें, इनकी फोटो भी देखें, तो आप बरबस आपका मन करेगा क्यों ना जाकर के मैं 2-4 दिन यहाँ पे गुजारूं। और बहुत सुंदर ग्रामीण परिवेश में उसी प्रकार के मटेरियल, बैम्बू और उन सबका यूज करके बहुत ही सुंदर घर बन रहे हैं। वो हमने विशेष रूप से डिजाइन करवाए हैं, बिल्कुल। और उसमें पूरे शुक्ला देश जी, में ऐसी दरअसल ये 2-3 आज की बातचीत हम लोग चर्चा कर रहे थे टूरिज्म को लेकर, लेकिन एक तरह से ये आपकी अघोषित प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। और इसमें सबसे खुशी की बात है कि आपने जो चीज़ें साझा की उससे प्रदेश का तो दुनिया देश में नाम होगा, लेकिन रोजगार भी मिलेगा लोगों को। और जो स्थानीय स्तर की जो कलाकृति है, संस्कृति है, वो भी मुझे लगता है कि पुष्पित और पल्लवित होगी। आप जो काम कर रहे हैं, हम लोगों की तो मध्य प्रदेश के रहवासी के नाते ये भगवान से प्रार्थना है कि आपके हर काम को सफलता मिले और मध्य प्रदेश पर्यटन के मामले में देश के उन चुनिंदा 2-4-5 राज्यों में शामिल हो जाए जिसकी आय में टूरिज्म का बड़ा महती योगदान रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि इस चर्चा में आपको अलग करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास वक्त की कमी है और आपने जो चीज़ें हमसे साझा की है, हम इस पर भी बातचीत करेंगे कि शुक्ला जी के नेतृत्व में टूरिज्म क्या काम कर रहा है और सरकार के नेतृत्व में बाकी लोग क्या काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़रूर पूछूंगा योगीराज जी, ये जो सारा मामला है उसको लेके आपको क्या कहना है, क्योंकि शुक्ला जी ने तो बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन जो हम बात करते हैं कि स्थानीय स्तर के जो लोग हैं उनकी जब तक भूमिका नहीं होगी, भागीदारी नहीं होगी, तब तक टूरिज्म के मामले में मध्य प्रदेश का व्यवहार, यहाँ के लोगों का चाल चलन, ये भी मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आपकी छोटी सी राय। नहीं, बिल्कुल पर्यटन के लिए वो संस्कार डेवलप करने पड़ेंगे जी। अपने स्थानीय स्तर पर। अच्छा, आप ये देखिए, जब भी कोई कहीं जाता है तो ये रिक्शे वाले हो गए, ऑटो वाले हो गए, टैक्सी वाले हो गए, ये एक तरह से उनका इंट्रोडक्शन होते हैं, एक बल्कि इनको का आइकॉन है, ये ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। बिल्कुल जी। तो ये थोड़ा सा पर्यटन निगम इनको लेकर भी कुछ काम करे, कुछ ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स ऐसे कुछ संचालित किए जाए, ताकि एक वो टूरिज्म का जो है एक एटमॉस्फेयर, एक बिहेवियर, कैसे आपके सामने कोई बाहर का आदमी है और आप कैसे उसके सामने उसको, क्योंकि वो आपके अतिथि हैं। बिल्कुल। अतिथि के साथ आप उनके साथ ठगी मत करिए, उनके साथ मिसबिहेव मत करिए और सुरक्षा को लेकर उनकी मदद करें। तो हमें लगता है कि मध्य प्रदेश की एक छवि यहाँ के प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों से तो बनेगी, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनके व्यवहार से भी मध्य प्रदेश का जो एक प्रतिष्ठा है, जो साख है, वो बढ़ेगी। देवदत्त जी, आपकी राय इसमें? जी बिल्कुल, कई बार एक फैसला बड़ा अच्छा हो जाता है कि एक विजनरी अफसर को कमान सौंपी, तो मध्य प्रदेश का जो सौंदर्य छिपा हुआ था पर्यटन, अभी भी वो उभर के तो आ गया, लेकिन अभी भी इसमें बहुत काम होना बाकी। कई छोटे छोटे गाँव में बहुत अच्छे पर्यटन केंद्र हैं और गाँव में प्रतिभाएं भी हैं जो वहाँ अपने टूरिज्म को बढ़ावा दे सकती है। इनको और प्रोत्साहन मिले, मुझे लगता है शिवशेखर शुक्ला जी के नेतृत्व में प्रदेश और भी ऊंचाइयों को छुएगा, क्योंकि जो नैसर्गिकता है उसको उभारने की जरूरत थी, एक जौहरी की, एक पारखी की जरूरत थी, और वो शिवशेखर शुक्ला जी काम कर रहे हैं। और जिस तरह से मध्य प्रदेश को टूरिज्म को आकर्षित कर रहा है, भविष्य में गांव-गांव में टूरिज्म के केंद्र भी खुल सकते हैं और उनके वहाँ रोजगार भी मिल सकता है, जैसे होम स्टे वाला और फिर एक मकान वाला, उसको मिलेगा फायदा। दूसरा जो लोकल स्तर पे स्थानीय बेरोजगार टैक्सी चलाते हैं उनको भी मिलेगा। मुझे तो लगता है ये स्थानीय स्तर की बहुत सारी चीज़ें हैं, खान पान से रहन सहन से लेकर हर चीज़ें, लोकगीत है, वहाँ की लोक संस्कृति है, तो इसका भी मुझे लगता है कि जैसे बुंदेलखंड में है, महाकौशल में है, मालवा निमाड़ की बात करें तो वहाँ का जो लोकाचार है, जो वहाँ की स्थितियाँ हैं, उसमें भी सरकार के अलावा प्राइवेट सेक्टर के लोग भी नवाचार कर सकते हैं। रमेश जी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी मैया, उनके आसपास जो नर्मदा पथगमन बन रहा है उसकी भी बात होती है, तो यहाँ धार्मिक लोग तो आते ही हैं नर्मदा परिक्रमा करने के लिए, उस बहाने वो मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल से परिचित होते हैं, यहाँ के लोगों से परिचित होते हैं, और वो भी एक बड़ा भविष्य में जाके पर्यटन स्थल बन सकता है। आपकी छोटी सी राय, समय की कमी है।
राघवेंद्र जी, नर्मदा परिक्रमा में पर्यटन की अपार संभावना है। मैंने देखा है, मैं रोज जाता हूँ नर्मदा परिक्रमा का जो हमारा सेंटर है, मैं वहाँ उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूँ। जी और मैंने ये देखा है कि नर्मदा परिक्रमा करने वालों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अगर नर्मदा पथगमन जो पथ बन जाता है जी तो इससे वाहन के से यात्रा करने वाले तो बढ़ेंगे, साथ में जिन लोगों की रुचि नहीं है इस किस्म के चीजों में, वो भी पर्यटन का एक ऐसा साधन है नर्मदा परिक्रमा, जिसमें नर्मदा के हर घाट का दिग्दर्शन होता है, धार्मिक दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि बिल्कुल से कह भी। सकते हैं कि और अगर नर्मदा जी का जो सरकार इसमें ध्यान दे तो अपार संभावना है। रमेश जी, नर्मदा जी के दोनों किनारे अगर ठीक से व्यवस्थित हो जाएं तो परिक्रमावासी तो परिक्रमा करेंगे, लेकिन पर्यटन के लिए भी वो एक तरह से बड़े आयाम उपस्थित कर सकते हैं। मैं चारों मेहमानों को धन्यवाद करता हूँ। देवदत्त जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रमेश जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो पर्यटकों को भा रहा है मध्य प्रदेश, ऐसी हम लोग एक तरह की चीज़ देख भी रहे हैं, और जो पर्यटन के मामले में संख्या बढ़ी है वो भी बताती कि 11 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश में पिछले साल की बात करें 2023 में आ गए। इस बार ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।